नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। भाग 5 चल रहा है जिसमें हम लोग संघ पढ़ रहे हैं। संघ की कार्यपालिका में हम लोग राष्ट्रपति देख रहे थे, प्रेसिडेंट, जिसका पार्ट 1 हम लोगों ने देख लिया था कि राष्ट्रपति कौन होता है भाई, उसकी नियुक्ति कैसे, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसके लिए अर्हताएं क्या क्या हैं, उसके लिए शर्तें क्या क्या हैं, उसका कार्यकाल क्या है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ लिए थे। ऊपर महाभियोग कैसे लगाया जाता है ये हम लोगों ने देख लिया था। ठीक है, सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, उनका चुनाव जो है कैसे किया जाता है, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होता है। तो अगर पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग जाकर के जरूर देखिएगा। या फिर दूसरे वीडियो में राष्ट्रपति के हम लोग विधायी शक्ति देखेंगे, कार्यपालिका शक्ति देखेंगे, वित्तीय शक्ति देखेंगे और सैन्य शक्ति देखेंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियाँ पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियाँ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कार्यपालिका शक्ति। तो कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति की क्या क्या होती है। तो जैसे आपको पहले ही बताया गया कि जो राष्ट्रपति होता है वो राष्ट्रपति क्या होता है कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, संघीय कार्यपालिका का क्या होता है, प्रमुख होता है। तो प्रमुख कौन होता है, वो होता है राष्ट्रपति। तो जाहिर सी बात है कि उसकी कार्यपालिका शक्तियाँ होंगी। ठीक है, और काफ़ी होंगी। तो राष्ट्रपति जो है अपनी शक्तियों का प्रयोग किसकी सहायता से करता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सहायता से करता है। अनुच्छेद 74, ठीक है, अनुच्छेद 74 के अनुसार। तो अनुच्छेद 74 में डायरेक्ट लिखा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। ठीक है, यही आपका डायरेक्ट जो है लिखा गया है अनुच्छेद 74 में। भारत सरकार की जो सभी शासन संबंधी कार्य होते हैं वो उसके नाम पर किए जाते हैं। किसके नाम पर, राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ये है आपका अनुच्छेद 77 में इसका वर्णन दिया गया है। राष्ट्रपति क्या करता है भाई कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और उसके परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति शब्द भी यहाँ पर आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि जो प्रधानमंत्री है या मुख्यमंत्री है नियुक्त होता है कि चुनाव होता है, कि ऐसे 2-3 शब्द हैं जो पूछे जाते हैं कि निर्वाचन होता है। तो यहाँ पर नियुक्त होता है, आपको ध्यान में रखना है क्या होता है, नियुक्त होता है। तो 75 में क्या लिखा गया है भाई कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर जो अन्य मंत्री हैं, जैसे कि और सारे अन्य मंत्री होते हैं, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, युवा मंत्री, उनकी नियुक्ति करता है। वह भारत का महान्यायवादी, तो महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल, महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त और राज्यों के राज्यपाल हैं। और ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है जिनकी जो है नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। वह मीन्स डेट इज राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ देख लिया कार्यपालिका शक्ति में। विधायी शक्ति में अगर हम लोग आएँ और देखें तो विधायी, तो अनुच्छेद 79 क्या बताता है भाई, संसद के बारे में। अनुच्छेद 79 में क्या लिखा गया है, संसद का गठन। ठीक है, तो संसद में कौन कौन लोग होते हैं, तो संसद का जो गठन होता है भाई उसमें राष्ट्रपति भी एक जो है अहम भाग होता है। संसद किससे मिलकर के बनता है भाई, लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। तो ये 3 लोगों से मिलकर के क्या बनता है, संसद बनता है। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार जो राष्ट्रपति है वो संसद का एक अभिन्न अंग है, जिससे उसे विधायी शक्तियाँ भी प्राप्त हैं। भाई संसद का जब ये एक अंग है तो जाहिर सी बात है कि उसे विधायी शक्तियाँ भी जरूर प्राप्त होंगी। तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई, राष्ट्रपति दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, संबोधित करता है, सत्रावसान करता है और विघटन करता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बैठक बुलाता है और जाहिर सी बात है बैठक बुलाएगा तो उससे संबोधित भी करेगा। और ये 2 शब्द काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सत्रावसान करना, जैसे कोई सत्र बुलाया गया तो सत्र को बुलाता है और उस सत्र का अवसान भी यानी समाप्ति भी वही करता है। और चाहे तो वो सदन का विघटन भी कर सकता है। किसका, लोकसभा का, क्योंकि भाई लोकसभा का ही तो विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन होता ही नहीं।
तो लोकसभा का चाहे तो वो विघटन भी कर सकता है प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर जब मंत्रिमंडल अपना बहुमत खो दे तो स्वविवेक पर। ठीक है, तो ये सब किसके तहत होता है? अनुच्छेद 85 के तहत की बैठक बुलाएगा, संबोधित करेगा, पत्रावसान करेगा और विघटन करेगा, यानी कि लोकसभा का विघटन, सरकार गिर जाएगी। जैसे कि इसमें 17वीं लोकसभा चल रहा है तो लोकसभा का विघटन होता रहता है, ये खत्म होगा, फिर नेक्स्ट चुनाव होगा तो 18वीं लोकसभा होगा। ठीक है, तो उसका विघटन होता रहता है। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे तो वह संसद का संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट पार्लियामेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ज्वाइंट पार्लियामेंट बुला सकता है, तो बुलाता कौन है भाई? संयुक्त अधिवेशन ये बुलाता है राष्ट्रपति। और अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है इसकी अध्यक्षता। और ये किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो ये है अनुच्छेद 108। तो यहाँ पर 3 बातें जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है? तो वो बुलाएगा राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। और ये अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है। अब संयुक्त अधिवेशन किसके लिए बुलाया जा सकता है? तो हम लोग अगर विधेयक देखेंगे कितने प्रकार के होते हैं भाई? तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धन विधेयक, एक होता है साधारण विधेयक और एक होता है संविधान संशोधन विधेयक। तो जाहिर सी बात है धन विधेयक जो है राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है और इस पर राज्यसभा के पास कोई अधिकार नहीं होता है। राज्यसभा में जाएगा, 14 दिन के लिए जाएगा और वो चाहे राज्यसभा हाँ कहे ना कहे, कुछ भी ना कहे, उसे पारित मान लिया जाएगा। तो इस पर कोई गतिरोध उत्पन्न होने की बात ही नहीं आती है। संविधान संशोधन विधेयक जो होता है ये दोनों सदनों में अलग अलग पास होना ही चाहिए, कंपलसरी है, यानी कि इसमें भी जॉइंट पार्लियामेंट नहीं हो सकती। जॉइंट पार्लियामेंट केवल साधारण विधेयक पर होती है। तो ये एक बात यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है कि जो संयुक्त अधिवेशन होती है वो केवल और केवल साधारण विधेयक पर ही होती है। ठीक है, किस पर? साधारण विधेयक पर ही हो सकती है। चलिए, राष्ट्रपति प्रत्येक नए चुनाव के बाद प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। तो जैसे कि प्रत्येक नया चुनाव, तो जैसे कोई नया चुनाव हुआ, नए नए मंत्री आए, नए नए सांसद आए, नए नए प्रधानमंत्री बने, तो इसमें क्या करेगा कि प्रत्येक वर्ष संसद के प्रथम अधिवेशन को संबोधित करता है। तो चुनाव के बाद, जैसे नया चुनाव हुआ तो उसके बाद तुरंत, और प्रत्येक वर्ष, जैसे कि नया वर्ष की शुरुआत हुई तो उसमें शुरुआत में जो संसद का प्रथम अधिवेशन होगा उसको संबोधित करेगा कौन? वो करता है राष्ट्रपति। ये किसके अंतर्गत करता है? तो अनुच्छेद 87 के अंतर्गत। अब देखेंगे कि साहित्य से, विज्ञान से, कला से और समाज सेवा से जुड़े 12 व्यक्तियों को राज्यसभा के लिए मनोनीत करता है। 12 सदस्यों को, किससे किससे? साहित्य के जानकार हों, विज्ञान के क्षेत्र के हों, कला क्षेत्र के हों, समाज सेवा क्षेत्र के हों। और ये अनुच्छेद 80 के अंतर्गत होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। एंग्लो इंडियन का भी जो है 2 सदस्यों को मनोनयन करता है। कहाँ पर करता है भाई? लोकसभा में करता है। और वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? वो अनुच्छेद 331 के तहत। काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगला देखेंगे कि चुनाव आयोग से परामर्श कर संसद सदस्यों की निरर्हता, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो संसद सदस्य हैं उनकी निरर्हता पर जो प्रश्न होता है उस पर निर्णय करता है, लेकिन चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद। ये काफ़ी बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है कि जो संसद सदस्य हैं उनकी निरर्हता, या फिर यूँ कहें कि उनकी अयोग्यता पर अगर कोई प्रश्न आता है तो उसका निर्णय कौन करेगा? तो उसका निर्णय करता है राष्ट्रपति, लेकिन चुनाव आयोग से परामर्श करने के बाद। अनुच्छेद 103 में इसका वर्णन किया गया है। संसद द्वारा जो पारित अधिनियम होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है लागू नहीं होते हैं। तो भाई संसद में अगर तीनों आते हैं तो पहले लोकसभा में गया पास हुआ, राज्यसभा में गया पास हुआ, तो भाई राष्ट्रपति के पास भी जा करके उसको पास होना पड़ेगा। तो जो है राष्ट्रपति के पास जाता है। अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है जो विधेयक होते हैं, खैर विधेयक नहीं होते हैं, अधिनियम उसे कहा जाएगा, विधेयक ही कहा जाएगा,
क्योंकि ये जो विधेयक होते हैं जब राष्ट्रपति के पास जाते हैं दोनों सदनों से पारित होकर, तो अनुच्छेद 111 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पास 3 पावर होते हैं। पहला वो अनुमति दे दे, दूसरा जो है उसे मना कर दे, तीसरा जो है उसे कुछ ना कहे। तो ये 3 पावर जो है उसके पास होते हैं। कुछ विधेयक जो होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किए जा सकते हैं। ये अगेन वेरी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि कुछ विधेयक ऐसे भी होते हैं कि पहले उनको राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है, पहले अनुमति ले लें कि भाई ये हमें कार्य करना है और इससे संबंधित जो है हम ये विधेयक संसद में पेश करने जा रहे हैं, तो राष्ट्रपति वहाँ कहेगा हाँ तभी पेश होगा, नहीं तो नहीं पेश होता है। जैसे कि इसमें 2-3 हैं, आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं या ऐसे भी पूछ लिए जाते हैं मौखिक में भी कि ऐसे कौन कौन से अनुच्छेद हैं या कौन कौन सी विधेयक है जिनको जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है, तो आपको बताना पड़ता है। जैसे कि नए राज्यों के निर्माण और संबंधी विधेयक, ये जो अनुच्छेद आपका 3 में दिया है उससे संबंधित, धन विधेयक से संबंधित अनुच्छेद 110, और जो संचित निधि है अगर उससे भी कुछ खर्च करना है उससे संबंधित भी जो विधेयक होते हैं अनुच्छेद 266 के अंतर्गत, तो उस पर यहाँ 3 दिए गए हैं। 3 विधेयकों पर दिए गए जो है आपके अगर संसद में पेश करना है तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति यहाँ पर लेनी पड़ेगी। अब देखेंगे कि संसद में जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है, वार्षिक वित्तीय विवरण कहने का मतलब बजट, बजट कहाँ पर लिखा गया है 112 में। खैर बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यहाँ पर लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसी को हम बजट कहते हैं। तो बजट हो गया, नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट हो गई और जो वित्त आयोग की रिपोर्ट हो गई, ये राष्ट्रपति के नाम से प्रस्तुत की जाती है। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से संसद में प्रस्तुत की जाती है। अब हम लोग देखेंगे सैन्य शक्तियाँ। तो जो अनुच्छेद 53 है, अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च सेनापति वो कौन होता है भाई, वो होता है प्रेसिडेंट। ठीक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जो प्रधान सेनापति होता है, सर्वोच्च सेनापति होता है रक्षा बलों की यानी तीनों सेनाओं की, वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। वह संसद की अनुमति के अनुसार युद्ध की या इसकी समाप्ति की घोषणा करता है संसद की अनुमति से। तो अगर संसद की अनुमति हुई तो युद्ध की घोषणा जो है वो कर देगा कि भाई युद्ध शुरू हो गया है या फिर युद्ध जो है समाप्त हो गया है। तो इसकी भी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। कूटनीतिक शक्तियों में अगर हम लोग देखें तो जो विदेशों में राष्ट्रपति होता है वो क्या करता है, देश का प्रतिनिधित्व करता है। और जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, वो सभी भाई राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संधियां और समझौते होते हैं, जैसे कि अमेरिका से कोई समझौता हुआ, चीन से कोई समझौता हुआ, तो उस पर राष्ट्रपति का नाम रहेगा। क्यों? क्योंकि वही कार्यपालिका का प्रमुख है, वही देश का प्रमुख है, इसलिए उसका नाम रहता है, तो उसके नाम पर किए जाते हैं। लेकिन इनके लिए संसद की अनुमति अनिवार्य है। ठीक है, तो संसद की अनुमति यूँ कहें कि प्रधानमंत्री या उनकी जो मंत्रिमंडल है उन्हीं की अनुमति के अनुसार ही ये सारी चीज़ें होती हैं। अब हम देखेंगे वित्तीय शक्तियाँ। तो जो धन विधेयक होता है, धन विधेयक जिसकी परिभाषा जो है अनुच्छेद 110 में दिया गया है, तो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। ये है अनुच्छेद 117। इसमें जो है आपको मिलेगा वित्त विधेयक। ठीक है, वित्त विधेयक अनुच्छेद 117। तो धन विधेयक हम लोग देखें कि राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से ही आपको संसद में पेश किया जा सकता है। संसद में जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसे कि हम शॉर्ट फॉर्म में बजट कहते हैं, ये अनुच्छेद 112 में है। राष्ट्रपति को संबोधित करके प्रस्तुत किया जाता है, क्योंकि वही जो है क्या है, राष्ट्र का प्रमुख है और मंत्रिमंडल का प्रमुख है, सरकार का प्रमुख है, तो राष्ट्रपति को संबोधित करके ही प्रस्तुत किया जाता है। अनुच्छेद 112। राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना ये जो अनुदान की मांगे होती हैं ये सदन में नहीं रखी जा सकती हैं। अब अनुदान की मांगे क्या होती हैं, जैसे कि हमने क्या किया, बजट यहाँ पर हमने प्रस्तुत कर दिया 1 लाख रुपए का। ठीक है, 1 लाख रुपए का हमारा बजट है ये काम में। अब वो काम शुरू हुए, बीच में जो है उसमें कुछ मामले ऐसे आए कि भाई उसमें ज़्यादा पैसा लगने लगा या बीच में कोई और नया कार्य जो है आ गया,
तो उसके लिए हमें अलग से पैसा चाहिए। तो सरकार का जेब में पैसा नहीं रखा है कि वहाँ से निकाल ले, उसको संचित निधि से पैसा निकालना पड़ता है। तो अब बीच में अगर पैसों की और आवश्यकता पड़ गई बजट पास होने के बाद, तो उसके लिए अनुदान मांगे जो है सदन में रखी जाती हैं कि भैया ये कार्य था, इस कार्य के लिए हमने 1 लाख रुपए का बजट जो है पास करवाया था बजट में, लेकिन अब इसका लागत बढ़ गई है, अब इसमें 1.5 लाख रुपया लगेंगे, तो ये जो 50,000 रुपया है इसको हमें और चाहिए। ठीक है, तो संसद में रखा जाएगा और वहाँ से पास हो जाएगा, तो उनको उस कार्य के लिए 50,000 और मिल जाएगा। वह केंद्र एवं राज्य के बीच में, ठीक है, केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व के बंटवारे के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है, अनुच्छेद 280। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें किसकी चर्चा किया गया है, तो वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पर वित्त आयोग का गठन करता है। जैसे इस समय 15वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं NK सिंह। ठीक है, इनका काम क्या होता है कि केंद्र और राज्य के बीच में राजस्व का बंटवारा कैसे हो, या फिर वित्तीय मामलों पर और चीज़ों पर जो है ये राष्ट्रपति को क्या देते हैं, सलाह देते हैं। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। तो वीटो शक्ति जो है, संसद द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही अधिनियम बनते हैं। ठीक है, तो जो पेश किया जाता है उसे हम बोलते हैं विधेयक, संसद में जो पेश किया गया, और वही जब राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाती है तो वो क्या बन जाता है, अधिनियम। समझ रहे हैं ना। तो ये विधेयक और अधिनियम में अंतर है, जैसे कि हम लोग देखते हैं वहाँ पर। हाँ ठीक है, तो ये जो है उसको छोड़ दीजिए, ये जो है पेश किया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग विधेयक, और जो पास हो जाता है उसे हम बोलते हैं अधिनियम। तो अब भाई जैसे कि लोकसभा में कोई विधेयक आया, पास हो गया, फिर राज्यसभा में गया, वहाँ भी पास हो गया, उसके बाद आता है राष्ट्रपति की अनुमति के लिए राष्ट्रपति के पास। तो भी मैंने पीछे बताया था, अनुच्छेद 111(3)(1) है ना। तो यहाँ पर 3(1) हैं, तो 3(1) से राष्ट्रपति के पास जो है 3 ऑप्शन भी होते हैं, तो इसलिए आसान है। अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई, विधेयक को अपनी स्वीकृति दे सकता है। चलो ठीक है, थप्पा लगा दिया, विधेयक बन गया, सही हो गया। अपनी स्वीकृति को सुरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रख ले, यानी कि अपना डिब्बा खोले उसमें रख दे, ना हाँ कहें ना कहें, कब अनुमति देंगे कैसे देंगे कोई पता नहीं है। या तो विधेयक, अगर वह विधेयक धन विधेयक नहीं है, क्योंकि धन विधेयक को लौटा नहीं सकता, क्योंकि धन विधेयक तो उसकी पूर्व अनुमति के बाद ही पेश किया गया है, तो जाहिर सी बात है धन विधेयक को लौटाया भी नहीं जाता। अगर वह विधेयक धन विधेयक नहीं है तो संसद के पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ये पुनर्विचार के लिए लौटाने वाला जो विचार है, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा इनको दे दिया गया कि चलो भाई तुम्हारे पास भी एक पावर मिल जाए कि एक बार लौटा दो, नहीं जाओ फिर से चेक करो, तो लौटा दिए। लेकिन लौटाने के बाद अगर संसद इस विधेयक को पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के साथ में फिर से राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत कर दे कि नहीं भैया हम यही हमें चाहिए, तो अब जो है उसे अपनी मंजूरी देनी पड़ेगी। ये जो है मजबूरी है राष्ट्रपति की, समझ गए। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो अभी तो हम लोगों ने इसमें क्या देखा कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ कौन कौन सी हैं और कैसे कैसे हैं, बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ही शानदार और शालीनता से आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, राष्ट्रपति को फाइनल जो है हम लोग उसमें कर देंगे जो भी चीज़ें बची हुई हैं। तो अगला वीडियो हम लोग जरूर देखिएगा, पूरा राष्ट्रपति जो है हम लोग उसमें शामिल करेंगे जो जो भी चीज़ें और बची हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।